नमस्कार दर्शकों, एडु कैप्टन ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत राजपूत जी। ये वही भारत राजपूत जी हैं जो कल ही ब्रिटिशर्स के चंगुल से वापस आए हैं। ब्रिटिशर्स ने इन पे 200 साल राज किया। तो चलिए करते हैं कुछ बातचीत भारत राजपूत जी के साथ। भारत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो बताइए कैसे हैं आप? जी, हालत का तो क्या बताएं। आपकी हालत कैसी है अभी? और जब आप अंदर गए थे, जब ब्रिटिशर्स ने आप पे राज करना स्टार्ट किया था, तब आपकी हालत कैसी थी? वजन तो 40 किलो हो गया, एकदम दुबले पतले हो गए हैं। भारत जी, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? जी, आगे के प्लान्स यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को संवारेंगे, ठीक करेंगे जरा। भारत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्लान सक्सेसफुल हो। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा, भारत राजपूत जी ने भी हमें बताया कि जब हम पे कोई कंट्रोल करता है तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही अपना कंट्रोल वापस मिलता है तो हमें शुरू से सब कुछ करना पड़ता है, सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया को जब उसका कंट्रोल वापस मिला ब्रिटिशर्स से तो उसने कैसे प्लानिंग करी, क्या इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड किया, क्या क्या उसने पॉलिसीज ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जल्दी से चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दिमाग से निकाल दो बहाना और बजाओ गाना। एडु कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड। टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडु कैप्टन है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडु कैप्टन। चलिए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 का पोस्टमार्टम और जानते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सेटल हुआ। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिससे उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम थोड़ा सा याद आ रहा है भैया, वो गजनी की तरह सेंट्रल प्रॉब्लम हमने कहां पढ़ा? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर कहते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को सेटल करने के लिए। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जितने भी बिजनेसेस, प्रॉपर्टी या फिर एंटरप्राइजेस होती हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती है और जिनका मोटिव होता है फॉर प्रॉफिट अर्निंग, जैसे कि आप यूएई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका सोशलिस्ट में क्या होता है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं और गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, जैसे सोवियत यूनियन, ठीक है जी, अब रशिया और बाकी सब उसमें टूट गया। लेकिन उसके बाद चाइना, क्यूबा, इन सब कंट्रीज में आप देख सकते हो। देन हम पहुंचते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि होता है आपका मिक्स। इसमें पब्लिक और प्राइवेट जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करती है, अपना रोल प्ले करती हैं और दोनों का मिक्सचर होता है और ये काफी अच्छा भी माना जाता है कि भैया गुड ऑफ बोथ, ठीक है जी। तो इंडिया ने हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया और दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? अब एक बार हमने सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, अब हम प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे कि भैया प्लानिंग में हम पढ़ेंगे कि भैया मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जैसे वही जो आपने पढ़े, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये सारे डिसीजंस आप लेते हो इकोनॉमिक प्लानिंग में। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग से मुझे याद आया, अगर अभी तक आपने प्लानिंग नहीं करी है कि यार एंट्रेंस एग्जाम की हम कोचिंग कहां लगाएं, तो प्लानिंग करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा एडु कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट करिए, जहां पर बहुत ही फन तरीके से सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, डाउट सेशंस होते हैं और कई सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो एक बार जरूर उसको देखिएगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि 1948 में हुआ था। 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुए थे, 1948 और अभी आएगा अगला वाला भी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने लीडिंग रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर को दे दिया था। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को हमने उसका पार्ट बना दिया था कि मतलब एक तरीके से एक बाप के साथ छोटा बच्चा जा रहा हो। प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने कम रखा था और पब्लिक सेक्टर का हमने ज्यादा रखा था, ठीक है जी।
प्लानिंग कमीशन 1950 सेटअप हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया गया था, और वही प्लानिंग कमीशन ने पीरियड डिसाइड किया था प्लानिंग का, जो कि था 5 ईयर प्लान, और यहीं से आपका 5 ईयर प्लानिंग का एरा जो है स्टार्ट हुआ था। आपने कई बार पहले भी सुना होगा 5 ईयर प्लानिंग का, और ये हमने लिया कहां से था? ये हमने सोवियत यूनियन से बोरो किया था ये आइडिया 5 ईयर प्लानिंग का। ठीक है जी, तो 5 ईयर प्लानिंग जो है लेकिन अब कंटिन्यू नहीं होती है। नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो जो आखिरी 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान 2015 से 2017, वो आखिरी था। ठीक है जी, उसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि 5 ईयर प्लान की जगह सबसे पहले एक 3 ईयर एक्शन प्लान रखा जाएगा। 3 ईयर एक्शन प्लान के बाद 7 ईयर स्ट्रेटेजी प्लान, और उसके बाद 15 ईयर एक लॉन्ग विजन प्लान रखा जाएगा। तो ये एक जो रिप्लेसमेंट हुई थी 5 ईयर प्लान की, वो 3 प्लानिंग के बदले हुई थी। उसके बाद ये आपके कुछ 5 ईयर प्लान्स है जिनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं आपको, हर में 5-5 ईयर्स का वो है, लेकिन कहीं कंटिन्यूअस नहीं था। अगर आप देखो 56, उसके बाद 61, फिर 66 के बाद 69, तो कंटिन्यूअस नहीं था, बीच में ब्रेक्स आ गए थे, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई थी, कुछ भी हो गया था। और उसके बाद ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑब्वियसली सारे आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन गिने चुने, जैसे फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो ये गिने चुने आपने याद रखने हैं, ऑब्वियसली सारे नहीं रख पाओगे। अगर आप देखोगे, अगर आपने ऑब्जेक्टिव ढंग से देखे 5 ईयर प्लान्स के, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कुछ चीजें जो है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है काफी कॉमन है। अभी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगेन ऑन 1 अप्रैल 1951 और खत्म हो गया था 1956। तो जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, उस हिसाब से आपका 5 ईयर प्लान की इंप्लीमेंटेशन होती थी। तो सबसे पहला गोल जो कि था ग्रोथ, हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट चैप्टर में कि हमारी इकोनॉमी बैठ चुकी थी, तो हमें उसको उठाना था, ग्रो करवाना था। तो इसमें क्या होता था, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है हमने टू प्रोड्यूस, हम गुड्स एंड सर्विस जिस लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उसको बढ़ाना है हमने। ठीक है जी, और इसका इंडिकेटर कैसे पता चलता है? इसका इंडिकेटर है जीडीपी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर का जब जीडीपी में शेयर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों इंडिकेटर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कि आता है मॉडर्नाइजेशन। थोड़ी मॉडर्न सोच रखो। अब इसमें सोच एज वेल एज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दोनों आ जाते हैं। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, जैसे जेंडर एम्पावरमेंट। ठीक है जी, हमारा देश उसमें भी बहुत पीछे था, मैन मैन मैन, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, नहीं, जेंडर एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स टू वुमेन। ऐसा नहीं कि भैया वुमेन घर पे खाना ही बनाएगी, मर्द बाहर जाएगा काम करने, ये वो एक्सेट्रा ना, इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। और मॉडर्नाइजेशन implies shift in sectoral composition of production as well as diversification of activities and advancement of technology and institutional innovation। तो जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एक तो होता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी, जैसे आप देख सकते हो लैपटॉप एंड टैबलेट, आजकल स्मार्ट स्क्रीन, ये वो कितना कुछ आ गया। उसके अलावा चेंज इन सोशल आउटलुक, थोड़ा उसमें भी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि टाइम के साथ हमें वो थिंकिंग भी चेंज करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड गोल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। आपने कई बार सुना होगा, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम अपनी एक्सटर्नल असिस्टेंस लेना बंद कर दे, जो बाहर के देशों से हेल्प ले रहे थे। क्योंकि हमने देखा था कि भैया जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो वो हमें अमेरिका से लेना पड़ा। तो हमें क्यों सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, हम मदद मांग क्यों नहीं सकते? इसके बड़े सारे रीजन है, जिसमें से 2 रीजन ये है कि सबसे पहले तो उनका डिपेंडेंस हमें कम करना पड़ेगा। भैया हम उस पर डिपेंडेंट, क्योंकि किसी के थ्रू अगर किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। और दूसरा कि अगर हम किसी से मदद मांगते हैं, तो उनका ना बेसिकली इंटरफेरेंस बढ़ जाता है कि यार वो समझते हैं कि यार मैंने इसकी मदद करी है, अब मैं इसको थोड़ा सा गाइड करूंगा, थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। और अभी हम ब्रिटिश के कंट्रोल से हट के आए हैं, तो हम दोबारा कंट्रोल में नहीं जा सकते। इसलिए सेल्फ रिलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ रिलायंस से याद, अगर आपको भी लाइफ में सेल्फ रिलायंट होना है, तो इसलिए आपको अच्छी इनकम रखनी पड़ेगी, और अच्छी इनकम के लिए अच्छा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियो, और टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करके उसका आप करियर डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कि आता है इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर पूरी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, और सिर्फ 2 जो ऊपर के टॉप लोग हैं वही अमीर होते जा रहे हैं, उन्हीं के पास सब कुछ है, बाकी के 8 और गरीब होते जा रहे हैं, तो जितने भी अभी तक हमने गोल पढ़े उनका फिर कोई फायदा नहीं। ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, या फिर सेल्फ रिलायंस हो, हमें इक्विटी भी रखनी है कि भैया बढ़ेंगे, अकेले नहीं बढ़ेंगे, सबके साथ बढ़ेंगे।
पूरा देश लेके बढ़ेंगे आगे। तो इक्विटी में हम यही पढ़ते हैं, प्रोस्पेरिटी ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है जी, हर इंडियन की बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट पूरी हो, भुखमरी ना हो, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन जितने कम, वैसे तो जीरो ही, लेकिन जितने कम हो सके होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थे आपके गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे कैसे हमने पॉलिसीज ली, कैसे उनको इंप्रूवमेंट के लिए हमने काम किया। तो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर पे। हमने देखा था कि हमारी जो इकोनॉमी है उनका मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने जो फोर्स किया था फार्मर्स को, कैश क्रॉप्स हुआ और वो जो जमींदारी सिस्टम लाए थे, तो वो सब हमने हटाना था। ठीक है जी, तो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 1990 क्या था? लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, स्टैग्नेशन आ चुका था, हमने पढ़ा था। उसके बाद डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आपने कई बार पढ़ा और आगे भी पढ़ते रहेंगे चैप्टर्स में कि भैया जितने बंदों की जरूरत है उससे ज्यादा लगे हुए हैं, तो छुपे हुए हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट छुपी हुई है कि मतलब आड़ में काम कर रहे हैं, वैसे उनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब जैसे हमें पता ही है कि भैया एग्रीकल्चर का तो मेन डिपेंडेंस रेनफॉल पे बहुत रहता है, क्योंकि इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में था कि जो फार्मर्स थे वो सिर्फ अपने लिए, जितना उनकी जरूरत है उसके लिए ही उतना ही ग्रो कर रहे थे कि भाई उनका अपना पेट भर जाए काफी है, तो वो सरप्लस नहीं कर रहे थे, तो मार्केट तक नहीं पहुंचता था। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे टेनेंट लैंडलॉर्ड्स में अभी भी। तो ये फीचर्स थे एग्रीकल्चर के। अब इसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लिए, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिए लैंड रिफॉर्म, कि वो जो चेंज इन ओनरशिप है, कि पहले तो जमींदार को बना दिया था ना अंग्रेजों ने, ठीक है जी, अब वो ओनरशिप चेंज करनी है, फार्मर्स को वापस ओनर बनाओगे तो अच्छा काम होगा। तो सबसे पहले तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इंटरमीडियरीज। तो 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे जमींदार को बीच में से हटा दिया था। और इसका गोल क्या था कि भैया लैंड टू टिलर दो, जो एक्चुअली में जाके हल जोत रहा है वहां पर उसको मिलना चाहिए लैंड। लेकिन ये जो गोल था ये लूप होल से बहुत भरा हुआ था। जैसे कि जमींदार ने क्या करा, लेजिस्लेशन को चैलेंज करा कोर्ट में, और उसका फायदा उठा के उन्होंने जितना उनको टाइम मिला उतने में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे लैंड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, खुद ही टिलर बन के रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया हम ही हैं गरीब फार्मर, हमें ही लैंड दे दो, और जो एक्चुअल टेलर थे उनको निकाल दिया। तो अब ऐसे में तो पता नहीं चल सकता ना हु इज द फार्मर, हु इज द नॉट। अगर मैं भी मिट्टी विट्टी लगा के अभी थोड़ा सा गमछा वमछा पहन के आ जाऊंगा तो आपको मैं भी फार्मर लगूंगा। ठीक है जी। उसके बाद लैंड सीलिंग कर दी थी गवर्नमेंट ने। सीलिंग का मतलब होता है टॉप, मैं अपनी सीलिंग के ऊपर नहीं, छत के ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है ओनरशिप ऑफ लैंड, इससे ज्यादा कोई लैंड ओन नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने बताया कि भैया इसका भी फायदा उठा लिया, इसमें भी लूप होल निकाल के उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों के नाम पे लैंड ट्रांसफर करा दिया, ताकि भैया दिखा सके हमारा तो इतना ही है, वो तो हमारी फूफी का इतना है, हमारे चाचा जी का इतना है, वो हमारा नहीं है भैया। तो ये सब उन्होंने कर दिया था। लेकिन ये लैंड सीलिंग वाली जो पॉलिसी थी ये सिर्फ केरल एंड वेस्ट बंगाल में ही सक्सेसफुल थी, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं थी। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमने पहले भी कई बार पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या करा था हमने, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी, और ये थर्ड प्लान के दौरान हुआ था 1960s में, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या हुआ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सारी हटा दी गई और फूड ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ाई गई थ्रू HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। ये साइंटिफिकली बनाए हुए ऐसे सीड्स थे जिनसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती थी। तो 1966 में खारिफ सीजन के दौरान इंडिया ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स जो थे वो मेन रीजन थे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के, क्योंकि इनमें कंपैरेटिवली अच्छी प्रोडक्टिविटी थी, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजर यूसेज था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है जी। तो टू डेराइव द बेनिफिट ऑफ सच रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज हमें चाहिए होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे चाहिए होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए, तभी आप HYV सीड्स का बेनिफिट ले पाओगे। और ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में सक्सेस हुआ था। सबसे पहले फेज में सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में सक्सेस हुआ था जिनमें अच्छा खासा पैसा था फार्मर्स के पास, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड व्हीट ग्रोइंग रीजन। उसके अलावा सेकंड फेज में जो था वो आगे भी स्प्रेड हुआ डिफरेंट स्टेट्स में भी, लेकिन अगेन वो गवर्नमेंट की हेल्प से, जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, टेक्नोलॉजी खुद बना के दी, खुद दी उनको एक्सेट्रा। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब अमेरिका, भैया अमेरिका टाटा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं है तेरी। ठीक है जी। हमें फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी मिल चुकी थी। ठीक है जी। अब इंप्लीकेशन क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, मार्केटेबल सरप्लस आ गया।
ठीक है जी। मार्केटेबल सरप्लस मतलब फार्मा सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे थे, सब्सिस्टेंस नहीं था, मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंच रहा था, सरप्लस में थे। बफर स्टॉक आ गया अपने पास फूड ग्रेन्स का। बफर स्टॉक क्या होता है? एक स्टॉक बना के रख लिया जो जरूरत के काम आता है। उसके बाद बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो उन्होंने हटाया, ठीक है जी। उसके बाद लैंड सीलिंग और ये सब एक्सेट्रा, तो उससे लो इनकम ग्रुप पुअर फार्मर्स को बड़ी हेल्प हुई। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत रिस्क इन्वॉल्व था, जैसे पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि फर्टिलाइजर्स 10 टाइम्स ज्यादा यूज होते थे। उसके अलावा इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, जैसे दिखाया कि भैया जो फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स, उनके पास ही वो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी शुरू में आ पाई थी, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो फर्टिलाइजर्स खरीद सकते थे, HYV सीड्स खरीद सकते थे, तो इनकम इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए थे इसको हटाने के लिए, जैसे उन्होंने सब्सिडी दी फार्मर्स को कि फर्टिलाइजर लोअर प्राइस पे ले लो, ठीक है। और क्रिटिकल अप्रेजल अगर हम करने जाएं हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, तो लैंड रिफॉर्म्स ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन वाला सक्सेस, अ ह्यूज सक्सेस। हमें देखो ना, हम अमेरिका को टाटा बाय बाय कर दिया, ये सक्सेस ही हमारे लिए। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया और जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, लेकिन पॉपुलेशन जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है जी। एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो गया। अब कम से मतलब ये बेनिफिट कैसे हो सकता है कम हो गया? तो देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि एग्रीकल्चर जो है ना वो काफी रिस्की एक ऑक्यूपेशन है, जिसमें रेनफॉल और इन सब पे बहुत डिपेंडेंसी होती है। उसके अलावा उसमें एम्प्लॉयमेंट भी थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती। तो अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो उसको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जैसे हमने चाइना अमेरिका में देखा, ठीक है जी। उसके अलावा सर्विस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उनसे क्या है ना थ्रू आउट द ईयर इनकम होती है। लेकिन एग्रीकल्चर की जो प्रोपोर्शन था वो कम हो गया, इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी अभी भी कम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं कम हो रही थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ था कि बाकी पॉपुलेशन, अच्छा खासा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन वो उसमें अडेप्ट कर ले। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वन अनएबल टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा पीपल, ठीक है जी। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज में कैसा चेंज आया। तो हमने जैसा देखा कि मिक्स्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो अडॉप्ट करा था इंडिया ने। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करी जाती है और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी होती है, ठीक है जी। तो कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्रीज जो थी वो ज्यादातर डेवलप थी इंडिया में, और दो वेल नोन मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स थी, एक जमशेदपुर में जो हमने पढ़ा था टाटा ने खोली थी, और दूसरी कोलकाता में। तो बस ये दो ही थी। तो हम देख सकते हैं हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ सेक्टर था। तो इस पे कैसे काम किया? पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा दिया सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है जी। इसकी नीड क्यों राइज हुई? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था अच्छी खासी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव भी नहीं दिखते थे, क्योंकि लोगों की पहले सोच ही यही थी कि एग्रीकल्चर में लगाओ, अपना भी देश की मिट्टी सोना उगले, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर भी था कि भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, सब तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचने चाहिए, सस्ते दाम में पहुंचने चाहिए, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोल ज्यादा रखा। अब आते हैं हमारी IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया गया पॉलिसी का कि भैया इंडस्ट्रीज कौन कैसे चलाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 30 अप्रैल 1956 को ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करी गई थी आफ्टर 1948 वाली। इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी 3 शेड्यूल में हुई थी। सबसे पहले शेड्यूल ए में आपकी 17 ऐसी एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रीज थी, जैसे आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इकोनॉमी के लिए, वो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। स्टेट ने एक्सक्लूसिव अपने ओनरशिप में लिख दिया, प्राइवेट उधर नजर भी नहीं मार सकता, हाथ डालना तो दूर की बात है, नजर भी नहीं मार सकता। शेड्यूल बी में क्या हुआ था? शेड्यूल बी में ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी थी जिसमें अगेन स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा उसके एफर्ट्स को। तो ऐसी 12 इंडस्ट्रीज थी, एल्यूमिनियम एंड अदर माइनिंग, ये वो एक्सेट्रा। एंड शेड्यूल सी में टोटली प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उसकी भी रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के थ्रू। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देखो, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, इसमें क्या होता है, एक परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। कोई नई इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, कम भी करना है इवन तब भी, और किसी नए प्रोडक्ट लाइन में जाना है, तो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी। और उसके बाद लाइसेंस वाज इजी इफ इंडस्ट्री वाज सेटअप इन बैकवर्ड एरिया, ठीक है। जैसे हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बैकवर्ड एरिया को ग्रो करो, तो अगर कोई बोल देता था यार मैं बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री ग्रो करूंगा, उसको लाइसेंस बड़े इजीली मिल जाता था। ये क्यों होता था? क्योंकि रीजनल इक्वालिटी उन्हें बढ़ानी होती। उसके बाद अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड भी करना है तब भी गवर्नमेंट की जरूरत, आपको परमिशन जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने बहुत एम्फेसिस किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, उसके लिए अलग से कमेटी बना दी थी, कार्वे कमेटी,
ठीक है जी। अब ये कार्वे कमेटी ने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक होगी, वो 1950 में था। अब प्रेजेंट 1 करोड़ चल रहा है और उसके बाद भी चेंज होता रहेगा। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये ज्यादातर ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा भैया, इनको थोड़े से लोन दो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, इनको डिफरेंट सब्सिडीज दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि इनकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है। ठीक है जी। तालाब में अगर मछलियों को नहीं बचाएगा तो शार्क खा जाएगी, ठीक है जी, तो फिर ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम हमारे फॉरेन ट्रेड पे क्या हुआ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले हमने फूड ग्रेन्स बहुत इंपोर्ट करवा लिए थे, प्लस फिनिश गुड ब्रिटिशर्स जो थे वो यहां लेकर आते तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट होते थे। अब हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब अपने यहां मेक इन इंडिया, अपने घर पे सामान बनाना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी होती है जिसमें इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमें बचाना था और इससे सेल्फ रिलायंस हमें मिल जाता। तो प्रोटेक्शन क्यों था इंपोर्ट से, कैसे करा था, सॉरी, तो प्रोटेक्शन कैसे करा था इंपोर्ट से? एक तो हैवी टैरिफ लगा दिया था इंपोर्ट्स पे, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, और एक्सपोर्ट पे एकदम खत्म कर दी थी, ज्यादा से ज्यादा करे भाई फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है हमें। उसके बाद कोटास लगा दिए थे जिसमें इंपोर्ट्स पे जो कर भी रहा था उस पे मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि भैया इससे ज्यादा तू नहीं कर पाएगा। इसको नॉन टैरिफ मेजर भी बोला जाता है। और ये क्यों जरूरी था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि इंडिया के पास इनफ पोटेंशियल नहीं था। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों था? क्योंकि इंडिया के पास इनफ पोटेंशियल नहीं था, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये वो एक्सेट्रा। तो चाइना अमेरिका जैसी जहां पर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, वो अगर अपना गुड्स यहां ले आते तो भैया डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो खत्म ही हो जाती। इसीलिए इंपोर्ट्स को एकदम ही हमने डिस्करेज किया। ठीक है। अब हम क्रिटिकल अप्रेजल अगर करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो ये आपका कुछ ऐसा पहले 7 ईयर प्लान्स में ये फिगर्स हमें दिख रही थी। एग्रीकल्चर की आप देख सकते हो डिपेंडेंसी, जीडीपी जो मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इंडस्ट्री का बढ़ गया एंड सर्विस का बढ़ गया। तो ये हमें दिख रहा था कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं जितना चल रहा था। बट एक मेजर कंसर्न ये था कि पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे वो कम नहीं हो रही थी। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन हमें जरूरी क्यों थी? क्योंकि हमने देखा भैया इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे तो इंटरफेरेंस एंड ऑल। लेकिन ये 2 ड्रॉबैक्स थे इसके सबसे बड़े। एक तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, वो फेल हो गया था एक अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर बनाने में, क्योंकि इंपोर्ट को डिस्करेज करा तो एक्सपोर्ट्स में भी ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जब हमने इंपोर्ट एकदम ही डिस्करेज कर दिए तो कंपटीशन नहीं आया बाहर के गुड्स से। तो बाहर के गुड्स से अगर कंपटीशन नहीं आया तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो भी ज्यादा एफर्ट नहीं मारती थी। अगर आज की डेट में अगर चाइना से हमारे पास माल आता है तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो भी अच्छा बनाने की सोचती है यार, कम दाम में अच्छा बनाए क्योंकि चाइना बना रहा है। ठीक है जी। तो even after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between public sector alone can do and what private sector alone can do. तो अभी भी डिस्टिंक्शन नहीं बना पाए हम 40 साल के बाद भी अभी तक डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा कि भाई पब्लिक सेक्टर को ये इकलौता रूल दे दो, प्राइवेट को ये इकलौता रूल दे दो। ये अभी डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि लाइसेंस का क्या जरूरत थी। नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री जो था वो मिसयूज किया गया। जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है जी, जिनको लाइसेंस लेना था न्यू फर्म के लिए, वो गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म। तो वो क्या कर रहे थे, वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे अपनी, कि भैया मैं हूं और किसी को मैं आने नहीं दूंगा। तो वो इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का बेनिफिट उठाते थे, थोड़ा सा घूसखोरी खिला के और ये सब। ठीक है जी। तो एक्सेसिव रेगुलेशन जो लगा रखे थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू, इसको बोला जाता था परमिट लाइसेंस राज। जो ना सर्टेन फर्म्स को, अब जिसके बाद लाइसेंस का पैसा नहीं है तो वो नहीं कर पाता था। तो ये बहुत गलत हो रहा था हमारी इकोनॉमी में। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, नो डाउट। ठीक है जी। और जमींदारी सिस्टम भी एबॉलिश्ड हो गया था एकदम। इंडस्ट्रीज जो थी वो डाइवर्सिफाई हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत थी, और जब किसी की इंटरफेरेंस रेगुलेशन बहुत रहती है ना तो बंदा ग्रो नहीं कर पाता, तो उसकी ग्रोथ जो थी वो हैम्पर हो रही थी। तो ये था आपका चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके नोट्स के लिए आप एडुकैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उस पर नोट लो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो भैया। मैंने आपकी थ्योरी को एक फन बना दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।